सिया राम। नमस्कार। अब हम अध्ययन करेंगे प्रकृतिवाद का। प्रकृतिवाद क्या है? अगर हम ये जानने का प्रयास करें तो सीधे तौर पे इसको शाब्दिक रूप से हम समझ सकते हैं कि प्रकृतिवाद में प्रकृति ही सब कुछ है। प्रकृति हमारी जननी, हमारी पालक, हमारे जो हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी चीज़ें हमारे साथ होती हैं, जो भी हमारे अंदर बदलाव आते हैं, हमारी गुरु, हमारी अनुशासक, सारी चीज़ें यहाँ पर प्रकृति को रखा गया और प्रकृति को ही सर्वोपरि रखा गया। इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम भारतीय दर्शन को जोड़ेंगे तो भारतीय दर्शन में, सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष दो तत्व रखे गए, जिसमें प्रकृति को माया रूप में रखा गया जो हमारा भौतिक जगत है। यहाँ पर प्रकृतिवाद जो है, जो प्रकृति को ही सर्वोपरि माना है, अर्थात इसमें सबसे ज़्यादा महत्व हमारे भौतिक जगत को रखा है। तो प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति ही हमारी जननी है और प्रकृति का ही हमें अनुसरण करना चाहिए। यहाँ पर यह मुख्य रूप से उद्देश्य रहा प्रकृतिवादियों का। यदि चर्चा करें कि प्रकृतिवाद आया कहाँ से, तो सबसे पहले जो शाब्दिक रूप से इसकी उत्पत्ति हुई, ये माना जाता है कि थेल्स, जो जल तत्व से जो विश्व का निर्माण हुआ, जो उसके बारे में जिन्होंने व्याख्या की थी, तो वहाँ से ये प्रकृतिवाद की नींव रखी गई। थेल्स के बाद जो व्यापक रूप से प्रकृतिवाद का प्रतिपादन किया गया वो थे डेमोक्रिट्स ने इसको व्यापक रूप से परिभाषित किया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा नाम, हम सबसे ज़्यादा फेमस दार्शनिक हैं जो प्रकृतिवादी हैं, जिनका नाम हम सुनते हैं, वो है रूसो। और रूसो को इसलिए भी ज़्यादा हम लोग इनकी चर्चाएं करते हैं, इनके विचारों को जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इन्होंने एक समाज से हट के एक नई प्रणाली, नया दर्शन, नई विचारधारा को ज़्यादा महत्व दिया, जो कि प्रकृति से, प्रकृति की गोद में, प्रकृति की ओर लौटने का संदेश देता है। इसके अलावा जो आधुनिक काल में आते आते जो सबसे ज़्यादा फेमस जो हमारे प्रकृतिवादी रहे, वो थे हर्बर्ट स्पेंसर। यहाँ पे हर्बर्ट स्पेंसर को बहुत सारे दार्शनिक जो थे, उनको मुख्य, या आप कह सकते हैं कि पूर्णतः प्रकृतिवादी की संज्ञा यहाँ पर दी है। तो हम यहाँ पर अगर ध्यान दें तो जो सबसे ज़्यादा फेमस करने की बात हो अगर प्रकृतिवाद को, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है आपके रूसो का। रूसो ने प्रकृतिवाद को क्यों चुना, इसके पीछे भी बहुत एक कह सकते हैं दुखद, या हालांकि चीज़ मतलब जो निकल के आया निष्कर्ष वो अच्छा था प्रकृतिवाद के प्रति, लेकिन जो उनकी जीवन शैली थी, जो उनकी जीवनी थी, वो बहुत ही कष्टों में बीती। लोगों से उपेक्षा, लोगों से अपमान, प्रेम के लिए जूझना, माँ के प्रेम के लिए जूझना, तो उनको प्रकृति की गोद सबसे सुहानी लगी। एकांतवासी थे, प्रकृति के साथ रहते रहते उनको प्रकृति ने इतना संरक्षण दिया, उनकी सुरक्षा की, उनको इतना मानसिक शांति और सुख दिया कि उनको ये समझ में आया कि ईश्वर कुछ भी नहीं है, ईश्वर हमारी प्रकृति ही है। वास्तव में माँ की गोद से हमारी प्रकृति, और हमें हर पल ईश्वर का जो आभास कराने वाली, वो भी प्रकृति ही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे कि पहले नहीं जानते थे ये सब की पेड़ पौधे हैं, इसमें भी मतलब जीवन होता है, तो भी लोग जब कहीं ध्यान लगाना होता था तो पेड़ों के नीचे, नदी के किनारे, गुफाओं में, या लोगों से दूर हट के ही स्व को जान पाते थे। यही कारण है कि प्रकृति को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि जो अपार सुख, अपार शांति जो यहाँ पर मिलती है, या जो संसाधन है जिसके कारण हम जीवित हैं, जल तत्व है, वायु तत्व है, पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है, अग्नि तत्व है, ये सब हमारी प्रकृति से ही हमको प्रदत्त होता है। अब इसको हम बिंदुगत रूप से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो जो प्रकृतिवाद था, इसमें सबसे पहले अगर हम जानने का प्रयास करें तो इसके प्रकार कितने हैं, तो इसको 3 प्रकार से बांटा गया कुछ दार्शनिकों के हिसाब से: पदार्थ विज्ञान, यंत्रवादी और जीव विज्ञान। ये विज्ञान से बहुत ज़्यादा नज़दीक रहा, अर्थात आप कह सकते हैं यथार्थवाद और प्रकृतिवाद में काफ़ी सिमिलरिटीज़ है। बस यथार्थवाद थोड़ा मतलब तथ्यात्मक है, हर चीज़ को मतलब जिसको प्रूफ कर सकते हैं वही चीज़ मानता है, और प्रकृतिवाद में इतना बाउंडेशन नहीं है,
एकदम मतलब कह सकते हैं कि आप शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी जो प्रकृति माँ है उसकी गोद में रहते हैं और वही हमारा सर्वथा पालन पोषण करती हैं और उन्हीं के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इसके अलावा ना हम किसी सत्ता को मानते हैं, ना किसी विचार को मानते हैं, ना किसी वस्तु को मानते हैं। हमारे लिए सर्वोपरि यहाँ पर प्रकृति ही है। तो इसका जो सार तत्व है प्रकृति, सृष्टा, पालक, गुरु, इसमें पदार्थ और भौतिक जगत आपका आता है। उद्देश्य जो मुख्य थे, तो उद्देश्य माना प्रकृतिवादियों ने कि जो मूल प्रवृत्ति है, जो जन्मजात प्रवृत्तियां हैं, उनका शोधन ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसके अलावा मार्गदर्शन, हमारे जीवन जीने की जो कठिनाइयाँ हैं, जो समस्याएं हैं, उनके समाधान करने का मार्गदर्शन, जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना, स्वतंत्रता, अवकाश का सदुपयोग, ये शिक्षा से संबंधित भी है। और मानव जीवन विकास, उन्नति, आवश्यकता पूर्ति, पीड़ा मुक्त सुखी जीवन जीना, ये भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आत्मरक्षा भी यहाँ महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि हम किस प्रकार से आत्मरक्षा करते हैं। तो ये सारे उद्देश्यों को समेटे हुए प्रकृतिवादी जो शिक्षा है उसको यहाँ पर प्रकृतिवादियों ने यहाँ पर बहुत ही व्यापक रूप से इसका वर्णन किया है और इसको विचार को एक नया जीवंत रूप देने का प्रयास किया है। इसके अलावा अगर हम शिक्षा की ही बात करें तो जो बाल केंद्रित शिक्षा आई, तो सबसे ज़्यादा उसके पीछे जो आप कह सकते हैं सबसे बड़ा हाथ जो था प्रकृतिवादियों का ही था। मनोवैज्ञानिकता जो आई, जो बालक सर्वोपरि बाल केंद्रित शिक्षा है, तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक उसकी रुचि, योग्यता, क्षमताओं को ज़्यादा महत्व दिया गया। व्यवहारवादी शिक्षा पे ज़्यादा बल दिया गया। इसके अलावा बालक जो यहाँ पर माना गया कि वो स्वर्ग से प्रकाशवान होकर आता है, पर यहाँ आकर अपना वैभव खो देता है क्योंकि वह अबोध है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही गई कि एक मतलब कहते हैं ना कि मतलब एक पुण्यात्मा जो स्वर्ग में जैसा माना जाता है कि मतलब जिस वैभव सुख से लोग रहते हैं, तो वैसा उस प्रवृत्ति का बालक जब इस संसार में आता है तो यहाँ की जो कुरीतियाँ हैं, जो बंधन है, जो प्रवृत्तियाँ हैं, उनसे दूषित हो जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ कहा कि वह अपना वैभव खो देता है। इसके अलावा पाठ्यक्रम में बात करें तो वैज्ञानिक पाठ्यक्रम की यहाँ पर बात की गई है। साथ ही साथ अनुशासन जो है मुक्तात्मक, और साथ ही साथ प्राकृतिक परिणाम, जो प्राकृतिक परिणाम जो अनुशासन रूप है ये रूसो ने दिया है। और जो सुख दुख का सिद्धांत था अनुशासन का, वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। विधियाँ जो बताई यहाँ पर अनुभव के द्वारा, करके सीखना, आगमन निगमन, डाल्टन, ह्यूरिस्टिक, ये सारी विधियाँ यहाँ पर चर्चा की गई कि इनसे शिक्षा विधि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षक को यहाँ गौर रखा गया है और जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं, प्राकृतिक विषय, प्राकृतिक पाठ्यक्रम और बालक के अनुकूल जो है वही चीज़ हमको करनी है। बालक स्वयं से प्रकृति के संरक्षण में, प्रकृति के मार्गदर्शन में वो हर चीज़ को अनुभव करके सीखेगा। बचपन से लेके मृत्यु तक, अर्थात कह सकते हैं जन्म से लेके मृत्यु तक प्रकृति ही उसका लालन पालन पोषण और उसको संवर्धित करती है, उसका सर्वांगीण विकास करती है। ये इसकी मूल अवधारणा है। और जो भी चीज़ें हैं इसमें निषेधात्मक शिक्षा की जो बात कही गई है वो रूसो के द्वारा जो दी गई है वो भी इसका चर्चा विषय है। इसी के अलावा जो एमिल जो उनकी रचना थी तो उसमें भी जो बातें कही गई या कुछ विवादास्पद जो चीज़ें कही गई कि जो स्त्रियों के लिए शिक्षा प्लेग के समान है, तो कुछ उनके उस चीज़ को प्रकृतिवाद, जब प्रकृतिवाद हम पढ़ते तो हमारे दिमाग में नेगेटिविटी आ जाती है। ये चीज़ आपको नहीं रखनी है। वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था क्योंकि उन्होंने कहा अनुभव करके सीखना। तो जो उन्होंने अपने जीवन में सीखा, जो उपेक्षाएं, जो भी कष्ट, जो भी दुख, मानसिक प्रताड़ना, उन्होंने सब चीज़ के लिए खुद को बहुत अच्छा और पूरे समाज को जिम्मेदार माना, इसलिए वो समाज से एकदम कट गए। तो समाज से कटने की वजह से उनको जो जिस चीज़ में वो खुश थे, खुद को अच्छा बना के कि हाँ मेरे जितने भी दोष हैं उसका कारण मैं नहीं हूँ और सब है, तो उसके लिए उन्होंने सारी चीज़ें कही। तो उस चीज़ को प्रकृतिवाद में आपको नहीं जोड़ना है, वो पर्टिकुलर रूसो के अपने विचार। यहाँ पर प्रकृतिवाद एकदम प्योरली बहुत ही परफेक्ट दर्शन आप कह सकते हैं, कुछ मायनों में, बच्चे के मायनों में। जैसे कि आप
अभी छोड़ देते हैं, बच्चा खेलता रहता है। हाँ, खेल करके सीखेगा, खुद से करके सीखेगा। आप उसको समस्या, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गया तो उसको दे दीजिए, वो अपने आप उसको सॉल्व करेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं इसकी। और नेचुरली जो हमारा वास्तविक घर है, जैसे कि हमारे पूर्वज जैसे रहते थे, तो उसमें शिक्षा का अभाव था, लेकिन हाँ वो जीवन जीते थे कुछ उस प्रकार से। इतनी बुद्धिमत्ता के साथ अगर जिया जाए तो हमारे प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं उनका संरक्षण हम कर सकते हैं। हम अपनी कृतज्ञता अपनी प्रकृति माँ के प्रति व्यक्त कर सकते हैं। और वास्तव में इस भाव को अगर समझे तो हम अपनी पृथ्वी को विनाश के मुख से जाने के से रोक सकते हैं। तो बहुत ही एक अच्छी विचारधारा का यह दर्शन है, और इसको भी हमें बहुत ही व्यापक रूप से समझने की यहाँ पर आवश्यकता है। धन्यवाद।